Hello everyone, this is the next lecture of polity section and overall 14th lecture. So let's begin the discussion with the first question. First question कह रहा है consider the following statements about the office of the governor as mentioned in the constitution of India. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये लेक्चर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के जो यूपीएससी 2025 को चेस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा जो कि आपके जो अंदर हेजिटेशन है वो ये दूर करेगी। ठीक है, जो आपको जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा प्रोक्रास्टिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, एंजाइटी होगी। ठीक है, तो इस वजह से आप अगर अभी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि क्रोनोलॉजिकली बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ मैं। ठीक है, डे बाय डे क्रोनोलॉजिकल बेस्ड पर क्वेश्चन जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, ठीक है, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, तो ऐसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे जो है MCQs डिस्कस करूँगा। ठीक है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों ही। अभी तो स्टैटिक डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद जो है करंट अफेयर्स डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है विद योर फेलो एस्पिरेंट्स। ठीक है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हूँ उनसे डिस्कस करना, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑफिस ऑफ द गवर्नर एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बात कर रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, उसके बारे में दे रखा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली अंडर द कंट्रोल एंड सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगा या फिर प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेट नहीं होगा ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा ताकि इंडिपेंडेंट तरीके से वर्क कर सके स्टेट में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है गवर्नर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट शुड नॉट बिलोंग टू दैट स्टेट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्या मेंशन है, ये मेंशन नहीं है, बाद में इसे मतलब मेंशन कर दिया गया था कि गवर्नर जो होंगे वो एक पर्टिकुलर स्टेट से ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट बिफोर मेकिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो कंसल्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर से। ठीक है, नॉर्मली कंसल्ट करते हैं, मस्ट लिखा है तो मस्ट कंसल्ट नहीं है, जो कि ये मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। बाद में एक जो कन्वीनियंस है, ठीक है, उसमें जो है प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर से जब अपॉइंट करेंगे गवर्नर को। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑल स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, डिटेल में जो है मैं यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा जब यहाँ पर कोई भी ऐसा टफ क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता दूंगा पूरे डिटेल में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्लू जो है ना अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में, हर एक स्टेटमेंट में द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंग्स फिट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, 2 बार या फिर इलेक्शन जब होता है उसके जस्ट बाद जब लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट होती है तो प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर वो अपॉइंट मतलब वो करते हैं, हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर में गवर्नर और पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट। ठीक है, जब भी कॉन्स्टिट्यूट होगी और ईच एंड एवरी ईयर में जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट मतलब प्रेजेंट किया जाता है तब यहाँ गवर्नर स्टेट में और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अनाउंस करते हैं पार्लियामेंट को और लेजिस्लेचर को। सेकेंड स्टेटमेंट है द गवर्नर ऑलवेज हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। देखो ऑलवेज लिखा है ना, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमेशा नहीं, यहाँ पर गवर्नर डिस्क्रेशन भी मतलब डिस्क्रेशनरी पावर भी गवर्नर के पास। ठीक है, एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट एंड कैन नॉट डिसाइड ऑन हिज और हर ऑन समनिंग द हाउस। ये इनके पास डिस्क्रेशन भी है, समन भी कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, ये देख सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि मैं यहाँ पर जो कोई देखो यहाँ पर बता दूँ कि जो गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है, क्यों कैसे उसकी क्वालिफिकेशंस हैं क्या, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। ठीक है, ये 2 कंडीशन है जो कि गवर्नर के लिए अप्लाई होती हैं। केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशन में यही चीज़ मेंशन है, और अदरवाइज कोई भी चीज़ आए तो वो रॉन्ग हो जाएगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर है आर्टिकल वगैरह दिए हैं कि द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। ठीक है, ये कहा गया है आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। द प्रोविजन आल्सो पुट्स ऑन द गवर्नर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग दैट द हाउस इज समन्ड एट लीस्ट वंस एवरी 6 months। मतलब हाउस जो है समन होंगे गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट, वो एवरी 6 month में, मतलब 1 year में एटलीस्ट 2 यहाँ पर समन होगा हाउस। ठीक है, वो गवर्नर करेंगे लेजिस्लेचर को। ऑल्दो इट इज़ द गवर्नर्स prerogative to summon the house according to article 163, the governor is required to act on the aid and advice of the cabinet. So when the governor summons the house under article 174, this is not of his or her own will but on the aid and advice of the cabinet। देखो आर्टिकल 174 में जो है वो कहा गया है कि जो गवर्नर डिसीजन होंगे या गवर्नर समन करेंगे हाउस को, तो वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के से करेंगे। ठीक है, There are a few instances where the governor can summon the house despite the refusal of the chief minister। 1 minute। ठीक है, chief minister appears to have lost the majority and the legislative members of the house propose a non-confidence motion, no confidence motion against the chief minister, then the governor can decide on his or her own on the summoning of the house। तो वही है कि जब मेजॉरिटी में रहेंगी, कोई भी पार्टी होगी मेजॉरिटी में है तो उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनने की पोजीशन बनी है, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं है, तो गवर्नर की यहाँ पर डिस्क्रेशन होता है कि वो अपने हिसाब से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करे और समन करे हाउस को। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। बट द एक्शंस ऑफ द गवर्नर व्हेन यूजिंग हिज डिस्क्रेशनरी पावर्स कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। क्योंकि डिस्क्रेशनरी पावर जो गवर्नर की होती है वो बार नहीं है कोर्ट से, कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू उसका हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर की ऑफिस के रिगार्डिंग है। गवर्नर कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग अ रेजिग्नेशन लेटर टू द चीफ मिनिस्टर। क्या चीफ मिनिस्टर को यहाँ पर रेजिग्नेशन देता है? ये अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को ही यहाँ पर क्या देगा? अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा, ना कि चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन द ग्राउंड्स अपॉन विच अ गवर्नर में बी रिमूव्ड बाई द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये ग्राउंड मतलब यहाँ पर क्या क्या ग्राउंड होंगे जो कि प्रेसिडेंट गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये ग्राउंड यहाँ पर मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब मतलब यहाँ पर जब प्रेसिडेंट किसी भी टाइम, क्योंकि गवर्नर इज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब गवर्नर जो होते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट कभी भी उन्हें रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रेशन और नॉट, हुज डिसीजन शैल बी फाइनल एंड व्हाई। तो कह रहा है जब कोई मैटर फॉल करता है विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रेशन, गवर्नर के डिस्क्रेशन में फॉल करता है या नहीं, ये डिसीजन किसका होगा फाइनल और क्यों? तो ये डिसीजन होगा गवर्नर का ही, गवर्नर ऑफ द स्टेट, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स हिम दिस अथॉरिटी। तो डिस्क्रेशनरी पावर गवर्नर के पास होती है और वही डिसाइड करेंगे कि उनका जो डिस्क्रेशन है, मैटर है, फॉल करता है या नहीं करता है, उनका डिसीजन फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का है, द रेजिग्नेशन लेटर इज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट एंड नॉट द चीफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट के पास रेजिग्नेशन लेटर भेजते हैं। अ गवर्नर होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, हाउएवर दिस टर्म ऑफ 5 years इज सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये है ना, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट जस्टिफाइबल। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जस्टिफाइबल नहीं है। द गवर्नर मतलब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब भी गवर्नर यहाँ पर रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किया जाएगा, तो यहाँ पर जस्टिफाइबल नहीं है। कोर्ट में यहाँ पर क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, द गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड नो फिक्स्ड टर्म ऑफ द ऑफिस। मतलब टर्म फिक्स नहीं है कि 5 years का है तो 5 years ही रहेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं। ही मे बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम विदाउट मेंशनिंग एनी ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल। कोई ग्राउंड नहीं है कि उन्होंने क्यों रिमूव किया। ठीक है,
सोल्यूशन 4 है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रेशन आर नॉट, decision of the governor shall be final, and the validity of anything done by the governor shall only be shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion. ठीक है. Also the constitution says that the advice tendered by the ministers to the governor shall not be inquired into any court. तो जो भी मतलब मिनिस्टर यहाँ पर एडवाइस देंगे गवर्नर को तो वो कोर्ट में इंक्वायरी मतलब कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा. ठीक है, तो ये याद रखना. क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर. स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर के हेड होते हैं. यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड एक्ट्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन ऑल मैटर्स. सभी मैटर्स पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेनी जरूरी है गवर्नर के लिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ओनली ऑन द एडवाइस. ठीक है, सभी मैटर पर ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे पिछले वाले क्वेश्चन में कि कैसे मतलब गवर्नर सभी चीज़ों में बाइंड नहीं होते हैं. ठीक है, अपना डिस्क्रिशनरी पावर भी यूज करते हैं. स्टेटमेंट सेकंड है, वाइल द गवर्नर डज नॉट हैव टू सीक एनीवन्स एडवाइस. वाइल द गवर्नर डज नॉट हैव टू सीक anyone's advice while appointing the chief minister, he can appoint a minister only on the recommendation of the chief minister. ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर तो यहाँ पर किसी की भी एडवाइस नहीं लेते हैं. ठीक है, लेकिन जब कोई मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं तो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन होना जरूरी है, मस्ट है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. पहला वाला इनकरेक्ट है. द गवर्नर कैन डिटरमिन द टाइम नीडेड फॉर अ पार्टी टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी और विच पार्टी मस्ट बी कॉल्ड फर्स्ट टू डू सो इन अ हंग असेंबली. तो गवर्नर डिटरमाइन कर सकते हैं टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं नीडेड फॉर अ पार्टी टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी और विच पार्टी मस्ट बी कॉल्ड फर्स्ट टू डू सो इन अ हंग असेंबली. तो ये करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ गवर्नर जो है पार्टी को, किसी भी पार्टी को अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए टाइम देते हैं. ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रेफरेंस टू द कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया. कॉलेजियम टर्म कहाँ से आया? जो सेकेंड जजेस रिफॉर्म हुआ था ना 1993 में. ठीक है, 1992-93 में जब सेकेंड जजेस रिफॉर्म आया तब वहाँ पर कॉलेजियम टर्म आया था. ठीक है, सेकेंड जजेस केस में. इट हैज़ बीन इंटायरली इवॉल्व थ्रू द लॉज प्रोमलगेटेड बाय द पार्लियामेंट. मैंने अभी बोला ना 1993 में यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम आया था टर्म में. ठीक है, तो ये पार्लियामेंट द्वारा नहीं, ये कोर्ट द्वारा इवॉल्व हुआ था. फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा. अ हाई कोर्ट कॉलेजियम इज इंटायरली लेड बाय द इंक्यूबेंट चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट कॉलेजियम इज इंटायरली लेड बाय कह रहा है, इंटायरली लेड बाय द इंक्यूबेंट चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट. तो यहाँ पर ये नहीं कर सकता. ठीक है, इंटायरली नहीं कर सकता, पार्शली कर सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर होता है. द गवर्नमेंट कैन नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग द कॉलेजियम्स चॉइसेस. देखो गवर्नमेंट यहाँ पर अभी जो NJAC का कंसेप्ट बना था ना, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो 2015 का मतलब यहाँ पर अमेंडमेंट हुआ था. ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया था, तो यहाँ पर स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, बहुत पावरफुल मतलब मेजॉरिटी जो थी ना, मेजॉरिटी, तो उसके कंटेक्स्ट में 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ दोनों उसमें, और प्रेसिडेंट की असेंट भी हुआ. उसके बावजूद भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया NJAC बिल को. ठीक है, एक्ट को. तो ये याद रखना. तो यहाँ पर देखो कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, सेकेंड वाला भी इनकरेक्ट है और थर्ड वाला भी इनकरेक्ट है. ठीक है, यहाँ मैंने सारा चीज़ डिस्कस कर दिया है. ठीक है, देखो फिफ्थ का है, द पोजीशन, रोल, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर्स आर डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल्स 153 to 161 of the Constitution. The position of the governor is similar to that of the president at the union. मतलब पोजीशन ऑफ गवर्नर सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट एट द यूनियन. जो प्रेसिडेंट की पावर होती है वही गवर्नर की पावर होती है. ठीक है, सिमिलर पोजीशन होती है इन द स्टेट में. ही इज एट द हेड ऑफ द स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर एंड बारिंग सम मैटर्स एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम टू द स्टेट लेजिस्लेचर. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयरफॉर एक्ट्स एज द वाइटल लिंक बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स. ठीक है, द गवर्नर enjoys certain powers such as giving or withholding assent to a bill passed by the state legislature or determining the time needed for a party to prove its majority
और विच पार्टी मस्ट बी कॉल्ड फर्स्ट टू डू सो जनरली आफ्टर इन अ हंग असेंबली, ठीक है। आर्टिकल 164 क्लास 1 डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो ये डील करता है, आर्टिकल 164 क्लास 1 डील करता है कि अपॉइंटमेंट करना है चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को बाय द गवर्नर। While the governor does not have to seek anyone's advice while appointing the chief minister, he can appoint a minister only on the recommendation of the chief minister. The governor has no power to pick anyone he chooses to make a minister. He can appoint a minister only on the advice of the chief minister. ठीक है, तो ये यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन है, द कॉलेजियम सिस्टम इज द वे बाय विच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड एंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या किस जज को अपॉइंट करना है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, और किस जज को मतलब ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, वन हाई कोर्ट टू अनदर या फिर सुप्रीम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कॉलेजियम सिस्टम इज नॉट रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेसिफिक लॉ प्रोमलगेटेड बाय द पार्लियामेंट, इट हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो 3 जजेस केस थे ना, 1982 का, 1993 का और 1999 का। ठीक है, ये 3 जजेस केस थे, इन्हें याद रखना। स्टेटमेंट 2 है, द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज अ 5 मेंबर बॉडी। देखो कॉलेजियम सिस्टम जो है पहले 2 मेंबर बॉडी प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और सेकंड ये थे सेकंड जजेस केस में। थर्ड जजेस केस में 5 मेंबर बॉडी होंगी। ठीक है, 5 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विच इज हेडेड बाय द incumbent CJI and comprises the 4 other senior most judges of the court at that time. A high court collegium is led by the incumbent chief justice and 2 other senior most judges of that high court of that court. Judges of the higher judiciary are appointed only through the collegium system. ठीक है, जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी में जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में कोई भी जजेस को अपॉइंट करना है तो वो कॉलेजियम के थ्रू अपॉइंट होगा। ठीक है, कॉलेजियम की रिकमेंडेशन भेजी जाएगी प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उसे मतलब बाइंडिंग हो गई उन पर। ठीक है, कि वो जो है अपॉइंट करेंगे जजेस को। एंड द गवर्नमेंट हैज़ रोल ओनली आफ्टर नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कॉलेजियम। तो कॉलेजियम जो है नेम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है। स्टेटमेंट 3 है, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रेज ऑब्जेक्शंस एंड सीक क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग द कॉलेजियम्स चॉइसेस बट इफ द कॉलेजियम रीआइटरेट्स द सेम नेम। मतलब एक बार तो पहले भेजा नेम, ठीक है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे जो है क्रिटिसाइज कर सकता है कि और नेम को बदलने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर रिकमेंड दे सकता है। लेकिन अगर सेकेंड टाइम वही नेम अगर भेजा कोर्ट ने, कॉलेजियम ने, तो ये गवर्नमेंट पर बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है, कि गवर्नमेंट को अपॉइंट करना ही करना है उस पर्सन को। बट इफ द कॉलेजियम रेट्स द सेम नेम्स द गवर्नमेंट इज बाउंड टू अपॉइंट देम। ठीक है, तो ये रहा इसका क्लू, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज। क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने के लिए? ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन द सर्विस ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वो सर्विस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में ना हो ऑलरेडी। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 10 ईयर। देखो 10 ईयर्स यहाँ पर देख रहा है। ठीक है, एडवोकेट के टर्म में 10 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के टर्म में है। बट अगर डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में कहें तो यहाँ पर 7 ईयर्स है, ना कि 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। तो ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ ट्राइब्यूनल फॉर द पर्पज ऑफ द एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ट्राइब्यूनल फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट, देखो इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जबकि हाई कोर्ट का यहाँ पर एडजुडिकेशन होगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, कह रहा ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या हाई कोर्ट भी दे सकता है इलेक्शन डिस्प्यूट्स के लिए। नो कोर्ट, क्योंकि जुरिसडिक्शन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की नहीं दोनों की होती है। ठीक है, नो कोर्ट यहाँ पर अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ना कि यहाँ पर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। ठीक है, नो कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू ट्राई इलेक्शन पिटिशंस। पहले इलेक्शन पिटिशन कहाँ जाती है? हाई कोर्ट में, उसके बाद जो है पिटिशन फाइल की जाती है, अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में जब कोई डिसीजन गलत होता है हाई कोर्ट का। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ देखो 7 का एक्सप्लेनेशन है।
क्या है, द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन अ स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ही शुड नॉट ऑलरेडी बी इन सर्विस ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट और अ प्लीडर फॉर 7 years, ना कि 10 years। ठीक है, ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। यहाँ पर हाई, अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट जज था ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, हाई कोर्ट मतलब रिकमेंड कर सकता है। ठीक है, हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन जरूरी है, मस्ट है। ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन है कि आर्टिकल 323B ये अदर पार्ट का जो है ना मैटर, जो ट्राइब्यूनल इस्टेब्लिश की जाती है अदर मैटर्स के लिए। ठीक है, आर्टिकल 323A में जो दिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पर्पज़ के लिए। ठीक है, और लेकिन अदर जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, सर्विस कंडीशन यहाँ पर डिसाइड करता है सर्विस अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब सर्वेंट के लिए जो होते हैं ना ऑफिसर्स, उन्हें अपॉइंट करने के लिए होता है 323A, और अदर मैटर के लिए होता है 323B। ये 323B इंपावर करता है पार्लियामेंट को एंड स्टेट लेजिस्लेचर को टू इस्टेब्लिश अ ट्राइब्यूनल फॉर एजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स। इलेक्शन डिस्प्यूट जैसे हो गया, हाउएवर नो सच ट्राइब्यूनल हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड येट। इसके लिए कोई भी ट्राइब्यूनल अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। द सुप्रीम कोर्ट इन चंद्र कुमार केस, एल चंद्र कुमार केस 1997 का केस था। ये प्रोवाइड किया था कि इफ़ एट एनी टाइम एन इलेक्शन ट्राइब्यूनल इज इस्टेब्लिश्ड एंड अपील फ्रॉम इट्स डिसीजन लाइज टू द हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पर ये जो एल चंद्र कुमार केस था 1997 का, इन्होंने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश करने का रिकमेंडेशन दिया था। ठीक है, और ये हाई कोर्ट में डिसीजन मतलब अपील करना होगा सबसे पहले। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट नो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर इज टू बी क्वेश्चनड। मतलब कह रहा है कि जो इलेक्शन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होंगे वो क्वेश्चन नहीं होंगे एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पिटीशन। मतलब पिटीशन यहाँ पर फाइल कर सकते हैं प्रेजेंटेड टू सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। सिंस 1966 इलेक्शन पिटीशंस आर ट्रायबल बाय हाई कोर्ट्स अलोन, हाउएवर द अपीलेट जुरिडिक्शन लाइज विद द सुप्रीम कोर्ट अलोन। ठीक है, अपीलेट जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल फाइल कर सकते हो, ना कि किसी अदर हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ई कोर्ट प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का अगर कोई भी मैटर आए तो वो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड इज अपडेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अंडर ई कोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पर ये नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशरी होंगी ना, जैसे नेशनल ई गवर्नेंस प्लान सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, उसके बाद नीचे मतलब जाएगा हाई कोर्ट में। ठीक है, और फिर उसके नीचे जाएगा सबऑर्डिनेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होंगे वो नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड को अपडेट करेंगे। ठीक है, ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंडर, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स कैन एक्सेस डेटा रिलेटेड टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस ऑन द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड थ्रू ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो स्टेट गवर्नमेंट्स कैन एक्सेस डेटा रिलेटेड टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस ऑन द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड थ्रू ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो यहाँ पर नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एक्सेस कर सकता है डेटा को। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट में, एज ही पजेसेस ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन इन बोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर्स। तो दोनों मैटर होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, व्हेन ही डील्स विद सिविल केसेज ही इज नोन एज द सेशन जज एंड व्हेन ही हियर्स द क्रिमिनल केसेज ही इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रिक्ट जज। देखो ये अल्टरनेट है। ठीक है, जब यहाँ पर क्रिमिनल केस यहाँ पर डिस्कस मतलब करेगा कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज, तो यहाँ पर कौन सा जज होंगे, वो सेशन जज कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन सिविल केसेज में डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट वाला करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। ही कैन इम्पोज डेथ सेंटेंस बट इट इज़ सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो डेथ सेंटेंस जब देंगे तब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की नहीं, सबसे पहले कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रखा है तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 ओनली करेक्ट। ठीक है,
इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो 9 का एक्सप्लेनेशन है, द ई कोड्स प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन एसोसिएशन विद ई कमिटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एज पार्ट ऑफ द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। The project is under implementation since 2007 for information and communication technology development of judicial system of India। ठीक है, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड इज अ डेटाबेस ऑफ ऑर्डर्स, जजमेंट्स एंड केस डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एज वेल एज हाई कोर्ट। तो तीनों का मतलब तीनों इंटीग्रेटेड हैं। ठीक है, इट हैज़ बीन क्रिएटेड एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अंडर द ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट। डेटा इज अपडेटेड ऑन नियर रियल टाइम बेसिस बाय द कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स। ठीक है, द डेटा ग्रिड कंटेन्स केस डेटा फॉर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अलॉन्ग विद एबिलिटी टू परफॉर्म ड्रिल डाउन एनालिसिस बेस्ड ऑन एज ऑफ द केस एज वेल एज स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट in consonance with the national data sharing and accessibility policy announced by the government. Open application programming interface has been provided to the central and state governments to allow easy access to the data in the data grid using a departmental ID and access key। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10th सोल्यूशन है, द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। He possesses original and appellate jurisdiction in both civil as well as criminal matters. In other words, the district judge is also the sessions judge. When he deals with the civil cases, he is known as the district judge, and when he hears the criminal cases, he is called as the sessions judge। ठीक है, the district judge exercises both judicial and administrative powers. He also has supervisory powers over all the subordinate courts in the district. Appeals against his orders and judgments lie to the high court. The sessions judge has the power to impose any sentence including life imprisonment and capital punishment, death sentence जिसे बोलते हैं। ठीक है, however a capital punishment passed by him, मतलब जब कोई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस होगा तब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज खुद कर सकता है। ठीक है, जब डेथ सेंटेंस या कैपिटल पनिशमेंट की बात आएगी तो यहाँ पर हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन जरूरी होगी। ठीक है, वही बोल रहा है कि अ कैपिटल पनिशमेंट पास्ड बाय हिम इज सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय द हाई कोर्ट, ना कि ऑन देयर ऑन नहीं ले सकते हैं, वेदर देयर इज एन अपील और नॉट, कोई भी अपील हो या नहीं हो यहाँ पर हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन जरूरी होगी। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द टर्म फेडरेशन इज नो वेयर यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज क्वाजाई फेडरल, मतलब क्वाजाई फेडरल का मतलब क्या है कि आधा फेडरल है और यूनियन है। ठीक है, यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है ना, फेडरल कोई भी नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर क्वाजाई फेडरल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फेडरल फीचर्स विच इंक्लूड्स सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन ये फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट, जो कि करेक्ट आंसर पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कनाडियन मॉडल ऑफ फेडरलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल। तो ये फेडरल मॉडल जो है ना, वो कनाडा का दूसरा है, अमेरिका का दूसरा है। ठीक है, अमेरिका में क्या है, स्टेट विद डिस्ट्रक्टिबल विद मतलब यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल विद द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। ठीक है, कनाडा में क्या है, ये एक फेडरेशन है। ठीक है, जो कि एग्रीमेंट नहीं है। अमेरिकन मॉडल में एग्रीमेंट है स्टेट के बीच। द इंडियन फेडरेशन रिजेंबल्स द कनाडियन फेडरेशन ओनली इन इट्स फॉर्मेशन। ठीक है, इंडियन फेडरेशन रिजेंबल्स द कनाडियन फेडरेशन ओनली इन इट्स फॉर्मेशन, केवल इसके फॉर्मेशन में है, नहीं। यहाँ पर कनाडा जो कनाडियन फेडरेशन है वो इंडियन फेडरेशन के बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर जो 11 का सॉल्यूशन है, द टर्म फेडरेशन हैज़ नो वेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विच इम्प्लाइज टू थिंग्स। 1, Indian federation is not the result of an agreement by the states, and 2, no state has the right to secede from the federation। मतलब क्या है कि indestructible union with the indestructible states। ठीक है, ये इंडिया के कंटेक्स्ट में लागू होता है, जो कि डिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट ये फॉरेन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मतलब अमेरिकन फेडरेशन में आता है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकेंड है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन
फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है फॉर्म में, लेकिन स्पिरिट में क्या है, यूनिटरी है, क्वाजाई फेडरल है। भाई केसी वीरे ने बोला था क्वाजाई फेडरल है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाई मॉरिस जॉन, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो यहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नॉन फेडरल फीचर्स है, फेडरल फीचर नहीं है, ठीक है। यूनिटरी फेडरल फीचर्स कह सकते हैं इसे। सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विस, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सो ऑन। मतलब सिंपल सी बात समझो कि जो सेंटर है ना, सेंटर के पास पूरी पावर चली जाती हो, वहाँ पर यूनिटरी फेडरल स्ट्रक्चर है, ना कि मतलब फ्लेक्सिबल जो यहाँ पर ये ना नॉन फेडरल फीचर्स का ये मतलब यूनिटरी सिस्टम जो है वो नॉन फेडरल फीचर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 12 है द कनाडियन मॉडल डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल इन सो फार एज इट इस्टेब्लिशेस अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ पर है, अमेरिकन मॉडल में, जो कि फ्लेक्सिबल है कनाडियन और इंडियन मॉडल में। इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कनाडियन मॉडल एंड नॉट ऑन द अमेरिकन मॉडल। इंडियन फेडरेशन रिजेंबल्स द कनाडियन फेडरेशन, ठीक है, इन इट्स फॉर्मेशन एंड बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मतलब बाय वे ऑफ डिसइंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पर जब कहें कि प्रेफरेंस टू द टर्म यूनियन एज द कनाडियन फेडरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज यूनियन इन इट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ठीक है। द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट among the states like the American Federation, and the states have no right to secede from the Federation. Federation is union because it is indestructible, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। कौन से मतलब कितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं जो फेडरेशन के प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं, कौन कौन से हैं। अभी देखे थे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या फेडरल फीचर्स है, यस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, ऑल इंडिया सर्विसेज, देखो इमरजेंसी प्रोविजंस है और ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ये दोनों हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर ये फेडरल फीचर्स का कंसेप्ट मतलब यहाँ पर है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Part 9 of the Indian Constitution deals with the legislative relations between the center and the states. तो Part 9 of the Constitution डील करता है legislative relations between center and states, ये करेक्ट है। The Indian Constitution does not place any restriction on the plenary territorial jurisdiction of the Parliament. पार्लियामेंट के क्या है, कोई भी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन यहाँ पर पार्लियामेंट की ओपन है नहीं, हर चीज़ में नहीं है, किसी भी फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती, ये गलत है, मतलब रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। जैसे अभी देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट अप्लाई टू अ शेड्यूल्ड एरिया इन द स्टेट। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या पूछा है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पर जो है ना ये वायलेट करते हैं, ये जो है ना इमरजेंसी प्रोविजंस, ये भी है इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ये भी फेडरल फीचर्स को यहाँ पर वायलेट करता है, क्योंकि ये इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ना यहाँ पर पूरी पावर किसके पास चली जाती है, ये चली जाती है सेंटर के पास, ना कि स्टेट के पास रहती है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज ये भी है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये यहाँ पर क्या है, वायलेट नहीं करती है, फेडरल फीचर का कंसेप्ट है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को केवल और केवल कौन अमेंड कर सकता है, केवल और केवल सेंटर अमेंड कर सकते हैं, जो कि 3 टाइप के होती हैं अमेंडमेंट प्रोसीजर, जैसे ऑर्डिनरी बिल से पास करते हैं, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी, और जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से यहाँ पर पास करते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, देखो यहाँ पर अलॉन्ग विद द फेडरल फीचर्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो पजेसेस द यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स विच इंक्लूड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये यहाँ पर नॉन फेडरल फीचर है, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज लेस रिजिड दैन व्हाट इज फाउंड इन अदर फेडरेशंस।
The bulk of the constitution can be amended by the unilateral action of the parliament either by simple majority or by special majority. इमरजेंसी प्रोविजन ये भी है. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज लाइक नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसीज. और टोटल पावर किसके पास चले जाते हैं? सेंटर के पास. ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर. ऑल इंडिया सर्विस ये भी है, ठीक है, क्योंकि कंट्रोल कौन करता है? ऑफिसर्स को. जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे IAS, IPS, IAS है, IPS और IFS, ठीक है. जो इंडियन फॉरेन नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये है ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है. तो ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडिया द सेंटर एंड द स्टेट्स हैव देयर सेपरेट पब्लिक सर्विसेज बट इन एडिशन देयर आर ऑल इंडिया सर्विसेज IAS, IPS, IFS, फॉरेन नहीं फॉरेस्ट, ठीक है, विच आर कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स. द मेंबर्स ऑफ दीज सर्विसेज आर recruited and trained by the center which also possess ultimate control over them. Thus these services violate the principle of federalism under the constitution. Independent judiciary is a federal feature of the Indian constitution क्योंकि यहाँ पर integrated judiciary है और यहाँ पर separation of power का concept आता है, तो ये federal features का concept है, ठीक है. 14 है articles 245 to 255 in part 9 of the constitution deal with the legislative relations between the center and the states. Besides these, there are some other articles dealing with the same subject. Statement 2 is not correct because the parliament alone can make extraterritorial legislation. केवल और केवल extraterritorial legislation कौन बना सकता है? केवल और केवल parliament. Thus, the laws of the parliament are also applicable to the Indian citizens and their property is in any part of the world. However, the constitution places certain restrictions on the plenary territorial jurisdiction of the parliament. ठीक है. The governor is empowered to direct that an act of parliament does not apply to a scheduled area in the state or apply with specified modifications and exceptions. तो scheduled areas में केवल और केवल किसकी मतलब कोई भी मतलब जब लॉ पास करेगी पार्लियामेंट तो वहाँ पर गवर्नर को एम्पावर किया जाता है डायरेक्ट करने के लिए कि कोई भी जो पार्लियामेंट का एक्ट है वो अप्लाई ना हो सके कहाँ पर? शेड्यूल्ड एरियाज में, ठीक है. तो गवर्नर की वहाँ पर जुरिडिक्शन होगी. The governor of Assam may likewise direct that an act of parliament does not apply to a tribal area, autonomous district in the state or apply with specified modifications and exceptions. असम में क्या है? किसका है? गवर्नर. और जो मतलब अदर ट्राइबल एरिया जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, इसमें किसकी है? मतलब कौन बार करता है पार्लियामेंट के एक्ट को इम्प्लीमेंट करने से? प्रेसिडेंट, ठीक है. तो प्रेसिडेंट यहाँ पर करते हैं और असम में गवर्नर, ठीक है. The president enjoys the same power with respect to tribal areas, autonomous districts in मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम जैसे गवर्नर के पास पावर है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो देखते हैं. विद रेफरेंस टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा क्योंकि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है उनके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन होती है ऑल इंडिया जो ऑल सर्विसेज मैटर के या फिर रिक्रूटमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को, ठीक है. स्टेटमेंट 2 है द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट कंसर्न. ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर करते हैं ऑन द कंसल्टेशन विद द किससे? मतलब यहाँ से प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट से मतलब प्रेसिडेंट करते हैं गवर्नर के कंसल्टेशन से. एज ऑफ नाउ नो स्टेट हैज इट्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. देखो यहाँ पर कोई भी स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स यहाँ पर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ऑलमोस्ट 9 स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाई गई है, ठीक है. और जो कि यहाँ पर जैसे बोला जाए कि झारखंड है वहाँ उन्होंने अप्लाई किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल मतलब इम्प्लीमेंट किया जाए, और उड़ीसा जो है वे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है उसे ख़त्म करने की बात की जा रही है कि यहाँ पर अबोलिश कर दी जाए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को उड़ीसा में, ठीक है. तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985 एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू इस्टेब्लिश द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है. जब रिक्वेस्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट तब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को. सो फार 2019 द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैव बीन सेटअप इन द 9 स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश. 9 स्टेट में है ना कि आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड केरला,
ठीक है। हाउएवर द मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड हिमाचल प्रदेश ट्राइब्यूनल्स हैव सिंस बीन अबोलिश्ड, ये यहाँ पर अबोलिश कर दिए गए हैं। बट सब्सिक्वेंटली द हिमाचल प्रदेश रीस्टैब्लिश्ड the state administrative tribunal and the state of Tamil Nadu has also requested now to reestablish the same, ठीक है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु रीस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को। फर्दर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ रिक्वेस्टेड टू इस्टेब्लिश द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर देयर स्टेट। ऑन द अदर हैंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, यहाँ पर ये सबमिट करा है कि प्रपोजल को सबमिट किया है फॉर अबोलिशन ऑफ उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को, ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। लाइक द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिडिक्शन पजेस करते हैं दोनों सेंट्रल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स इन द रिलेशन टू रिक्रूटमेंट एंड ऑल सर्विस मैटर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ना कि यहाँ पर गवर्नर करते हैं, ठीक है। आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के कंसल्टेशन से नहीं होती, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा क्विज, ठीक है। तो ऐसे प्लीज़ सॉल्व करते रहिए ताकि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आए, और कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप हो जाएगा ईच एंड एवरी क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करने की, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रॉब्लम आपकी जो भी है क्रिएट हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। जो भी एंजाइटी, जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन होता है ना, जो एग्ज़ाम के फेज में, एग्ज़ाम जब पास में आता है तो आपको मतलब हेजिटेशन होती है, आपको इरिटेशन होती है कि कैसे प्रिपरेशन करें, तो अभी से यहाँ केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करना, कैसे मतलब सॉल्व करना है और किस मेथड से सॉल्व करना है, किन किन पॉइंट्स को पकड़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करता हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।